स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हो रहे हैं। एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए भी इसका एक दो पर्टिकुलर चैप्टर हमारा कल शुरू किया था हमने कि विनिमय दर पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, विनिमय दर से क्या अभिप्राय है, और विनिमय दर की विधियों से संबंधित भी हमने आपको अपने पूर्व वीडियो में इस प्रकार की जानकारी दी थी। और कल आपको बताया था कि विनिमय दर का नियंत्रण से क्या अभिप्राय है, विनिमय दर की नियंत्रण के उद्देश्य क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है आदि जानकारी कल के वीडियो में आपको उपलब्ध कराई थी। आज हम इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह है मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल की किन तरीक़ों से जो अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी विनिमय दर है उस पर नियंत्रण किया जाता है। विदेशी विनिमय दर पर नियंत्रण कोई भी देश अपने व्यापार या अपने भुगतान शेष को पक्ष में करने के लिए इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। विदेशी विनिमय नियंत्रण की प्रायः दो विधियां हैं। एक प्रत्यक्ष विधि है जिसमें सीधे सीधे उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि है। विद्यार्थियों, इसको हम एक चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में पहला आपको सरकारी हस्तक्षेप से बताया गया है। इसके बाद में आप यदि देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करें कि प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इन दो तरीक़ों से इस पर नियंत्रण किया जाता है। प्रत्यक्ष में पहला है सरकारी हस्तक्षेप, और सरकारी हस्तक्षेप में दो चीज़ें ले रखी है। एक तो है विनिमय दरों को ऊंचा रखना और दूसरा है विनिमय दरों को नीचे रखना। दूसरा जो प्रत्यक्ष विधियों में आता है, विनिमय संबंधी पाबंदियाँ, अवरुद्ध खाते, विविध विनिमय दरें और विनिमय से संबंधित जो है वह है विनिमय समाशोधन समझौते, और इसके अलावा भुगतान समझौते, क्षतिपूर्ति समझौते और विनिमय जिसे कहना चाहिए विनिमय समानीकरण खाते, विनिमय समानीकरण खाते। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तीन तरीके अपनाए गए हैं। उन तीन तरीक़ों में है, पहला तो है कि ब्याज की दरों में परिवर्तन के द्वारा, दूसरा है आयात कर, और तीसरा है निर्यात को प्रोत्साहन दे करके। अप्रत्यक्ष विधि में हम इन बातों का उल्लेख करते हैं। तो विद्यार्थी, चार्ट के रूप में आपको बिंदुवार बताया गया है कि किस प्रकार एक्सचेंज कंट्रोल, विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित किया जाता है। अब हम एक एक लेते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप के अंतर्गत क्या होता है। इसे ठीक से समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार जो है इसके अंतर्गत नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। सरकारी हस्तक्षेप से हमारा तात्पर्य है उस नीति से जिसके द्वारा सरकार या जो सेंट्रल बैंक है वह विदेशी विनिमय बाजार में घरेलू मुद्रा की खरीद या बिक्री करती है। यह हस्तक्षेप कृत्रिम रूप से विनिमय दर को ऊंचे यानी पेगिंग अप या नीचे रखने, पेगिंग डाउन हेतु किया जाता है। यानी ये कृत्रिम रूप से जो है वह विनिमय दर को ऊपर या नीचे रखने के लिए इसका प्रयास किया जाता है। जब विनिमय दर को साम्य दर से ऊंचा रखा जाता है, अगर संतुलित दर है और उस संतुलित दर से यदि विनिमय दर को ऊंचा रखा जाता है तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सरकार विदेशी मुद्रा बेचने या घरेलू मुद्रा को खरीदने की स्थिति में है। इसके लिए विदेशी मुद्रा का पर्याप्त कोष होना चाहिए, तभी वह विदेशी मुद्रा को बेचने या घरेलू मुद्रा को खरीदने की स्थिति में होगी। इसके साथ साथ यदि विनिमय दर को साम्य दर से नीचे रखने का है तो सरकार को घरेलू मुद्रा बेचकर और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु तत्पर रहना होगा। तो दोनों स्थितियों में, जैसा कि आपको बताया था, ये दोनों हैं, विनिमय दर को ऊंचा रखना, पेगिंग अप अथवा पेगिंग डाउन, और इन दोनों स्थितियों में सरकार सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको नियंत्रण करने का प्रयास करती है। इसे एक डायग्राम की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि डायग्राम में जो आपको बता रखा है कि घरेलू मुद्रा का अर्थ ऊंचा रखने या विनिमय दर को नीचे रखने के प्रयासों के अंतर्गत कई बार कालाबाजारी के रूप में भी देखने को मिलता है। अब आप इस चित्र में देखिए, चित्र में एक्स एक्सिस है, इस पर डॉलर की मांग और पूर्ति दर्शाई गई है, और वाई एक्सिस पर जो है डॉलर का मूल्य जो है रुपयों में दिखाया गया है। यदि विदेशी विनिमय बाजार
पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तो ऐसी स्थिति में डॉलर का मूल्य है ओपी संतुलित कीमत पर होगा। यदि जो स्वतंत्र विनिमय दर का निर्धारण है तो ये आपकी विनिमय दर रहेगी ओपी प्राइम वाली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीर्ष अंश पर वाई अंश पर डॉलर का मूल्य और एक्स अक्ष पर जहाँ मांग पूर्ति है, डॉलर के ओपी मूल्य पर साम्य मांग और पूर्ति है वह ओ एक्स के बराबर है। जैसा कि आपको इस चित्र में देखें कि ये जो संतुलन है ई बिंदु पर, और इस संतुलन के अंतर्गत आप देखें कि डॉलर की मांग और पूर्ति है वो x1 यानी इस बिंदु के बराबर है। परंतु यदि सरकार रुपये का मूल्य कृत्रिम रूप से ऊंचा रखना चाहे, यदि सरकार चाहती है कि रुपये का मूल्य है वह कृत्रिम रूप से ऊंचा रखें, तो डॉलर की पूर्ति में संकुचन होगा, जबकि विदेशी विनिमय बाजार की मांग का विस्तार हो जाएगा। चित्र में देखिए, यदि डॉलर की विनिमय साम्य स्तर अर्थात OP न रखकर उसकी नीचे OP1 रखी जाती है, सपोज डॉलर की कीमत है वो OP1 रखी जाए, तो डॉलर की पूर्ति केवल OX1 रह जाएगी। पूर्ति के आधार पर आप देखिए तो डॉलर की पूर्ति है वो OX1 रह जाती है, जो कि आपको इस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि विनिमय दर ये रखी जाती है तो पूर्ति डॉलर की यह रहेगी, जो पूर्ति वक्र से स्पष्ट हो रहा है। इसके साथ ही आप ये समझने का प्रयास करें कि डॉलर की उपलब्धि OP1 पर नहीं हो सकेगी, क्योंकि विक्रेता डॉलर की पूर्ति बहुत कम कर देते हैं। इस प्रकार OP1 रुपये की विनिमय दर होने पर डॉलर की विक्रेता मांग फलन के अनुरूप डॉलर का मूल्य है वो OP2 प्राप्त करने का, यानी ये जो डॉलर की कीमत OP1 है इस पर पूर्ति कम हो जाती है और कम हो करके इसका मूल्य बढ़ा करके OP2 प्राप्त करना चाहेंगे डॉलर के विक्रेता। सरल रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि डॉलर का मूल्य साम्य स्तर से कम रखने पर पूर्ति सिकुड़ कर OX1 हो जाती है। इतनी कम पूर्ति पर विक्रेता डॉलर की कीमत OP2 प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि सरकार द्वारा डॉलर का मूल्य OP1 निर्धारित किया गया है, जबकि सरकार ने हस्तक्षेप करके डॉलर का मूल्य क्या तय कर दिया, OP1, जबकि बाजार में डॉलर का मूल्य OP2 लिया जा रहा है। डॉलर का मूल्य OP2 लिया जा रहा है बाजार में और सरकार ने OP1 कर दिया। इस प्रकार डॉलर पर P1 P2 के बराबर कालाबाजारी की जा रही है। संक्षेप में, साम्य स्तर से डॉलर का मूल्य जितना नीचा रखा जाएगा, डॉलर की पूर्ति में उतना ही संकुचन होगा तथा डॉलर पर उतना ही अधिक कालाबाजारी या ब्लैक मार्केटिंग होगी। यानी सरकार जितनी डॉलर की जो कीमत नीची रखनी चाहेगी और जो है विक्रेता उससे कीमत ऊंची वसूल करना चाहेंगे, अर्थात जितनी ये कीमत नीची रहेगी उतनी ही कालाबाजारी के रूप में होगी। और यहाँ इस रेखा चित्र के अनुसार P1 P2 के बराबर ये यहाँ से लेकर के यहाँ बिंदु तक ये कालाबाजारी की स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा हम यदि प्रत्यक्ष जो नियंत्रण है उसमें दूसरा लेना चाहें, जैसे सरकारी हस्तक्षेप लेखा, फिर है विनिमय पाबंदियाँ यानी एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन। इसके माध्यम से सरकार विदेशी विनिमय बाजार में अनिवार्य रूप से घरेलू मुद्रा की पूर्ति को कम कर देती है। सरकार क्या करती है कि घरेलू मुद्रा की पूर्ति को है वह कम कर देती है। और सामान्य रूप से विनिमय पाबंदियाँ जो है बहु विनिमय दर यानी मल्टीपल एक्सचेंज रेट के द्वारा की जाती है। और इस पद्धति के अंतर्गत आयातों निर्यातों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न प्रकार की विनिमय दरें हैं वह निर्धारित की जाती है। फिर हम तीसरी जो लेते हैं वह है अवरुद्ध खाते। अवरुद्ध खातों के अंतर्गत देश के लोगों को ये आदेश दिया जाता है कि उनके द्वारा विदेशियों को चुकाई जाने वाली राशि को विशिष्ट रूप से स्थापित किए गए बैंक में जमा कराएं। अवरुद्ध खातों के अंतर्गत सरकार या इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वे जो है विशिष्ट प्रकार के बैंक में वह उनके द्वारा चुकाई जाने वाली राशि को जमा कराएं। सामान्य रूप से अवरुद्ध खाते की योजना एक दुखद योजना होती है, क्योंकि एक देश की प्रसिद्धि का प्रतिकूल प्रभाव डालती है, प्रसिद्धि पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पुनः एक देश जो इन योजनाओं को अपनाता है उसका विदेशी व्यापार भी घट जाता है। चौथी स्थिति आती है विविध विनिमय दरें यानी मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स। इस नियंत्रण की विधि के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यातों हेतु अलग अलग विनिमय दरें निर्धारित की जाती है। और इस विधि को अपनाने का मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाए और आयातों को सीमित किया जाए, ताकि देश का भुगतान संतुलन भी पक्ष में हो सके। इसके अलावा पांचवी जो है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत विनिमय समाशोधन समझौते।
1930 में अनेक यूरोपीय देशों ने इस विधि के द्वारा अपनी बिगड़ती हुई भुगतान स्थिति को संभालने का प्रयास किया। इस प्रणाली के अंतर्गत किन्हीं दो देशों के व्यापारियों की अंतर्राष्ट्रीय लेनदारियाँ और देनदारियाँ की बाकी निकाल कर दोनों केंद्रीय बैंकों की विशुद्ध भुगतान संतुलन बाकी देखे जाते हैं। उनके डेबिट और क्रेडिट क्या स्थिति है उसको देखने का इसमें प्रयास किया जाता है। छठा तरीका है भुगतान समझौते। भुगतान समझौते तथा समासन समझौते में पर्याप्त समानता है। दोनों ही के अंतर्गत दो देशों की परस्पर सहमति से भुगतान संबंधी कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। भुगतान समझौतों के अंतर्गत संबद्ध देशों की संबद्ध देशों की मुद्राओं के मध्य वह दर निर्धारित की जाती है जिस पर वह इन मुद्राओं का परिवर्तन किया जा सके। इसके अलावा जो विनिमय दर के प्रत्यक्ष तरीकों में अंतर्गत आता है क्षतिपूर्ति समझौते। इसके अंतर्गत वस्तुतः विनिमय समझौता ही है और इसमें विदेशी विनिमय दर के आदान प्रदान किए बिना ही वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात किया जाता है। ये समझौते निजी संस्थाओं के बीच बिना सरकारी सहमति के या सरकारों के बीच सरकारी सहमति के अथवा अर्ध सरकारी संस्थाओं के बीच अथवा दो देशों की सरकारों के बीच किए जा सकते हैं। फिर आठवां है विनिमय समानीकरण खाते। इसके अंतर्गत सितंबर 1931 में इंग्लैंड द्वारा स्वर्णमान का परित्याग करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विनिमय समानीकरण खाते की स्थापना की और समय समय पर यह कोष विदेशी विनिमय की खरीद एवं बिक्री को प्रभावित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विदेशी विनिमय दर में अल्पकालीन परिवर्तन को अवरुद्ध करने के लिए इसकी महती आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने जो इसकी प्रत्यक्ष नियंत्रण की विधियां देखी, पहली सरकारी हस्तक्षेप, जिसको डायग्राम में बताया कि विनिमय दर को ऊंचा रखना या नीचे रख करके किस प्रकार हस्तक्षेप किया जाता है। फिर आपको विनिमय पाबंदियों की जानकारी दी, फिर अवरुद्ध खाते, इसी प्रकार विविध विनिमय दरें, विनिमय समाशोधन समझौते, भुगतान समझौते, शक्तिपूर्व समझौते और विनिमय समानीकरण खाते के द्वारा नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। फिर जो अप्रत्यक्ष तरीके हैं इसमें ब्याज की दर में परिवर्तन करके कि यदि कोई देश ब्याज की दर में वृद्धि कर देता है तो वह अन्य देशों में विनियोग की जाने वाली पूंजी के आवागमन में वृद्धि होगी और इसके साथ ही देश की जनता को अधिक बचत तथा अपनी पूंजी का विनियोग देश में ही करने को प्रेरणा मिलेगी। दूसरा तरीका है आयात कर। इसमें भी एक्सचेंज कंट्रोल की यह विधि काफ़ी प्रचलित है। आयात कर के अंतर्गत आयात की जाने वाली वस्तुओं के अनिवार्य और गैर अनिवार्य वस्तुओं के मध्य अंतर किया जाता है। इन करों का उपयोग या तो घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए किया जाता है अथवा विनिमय को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और इसी तरह का निर्यात प्रोत्साहन वाला जो है एक्सपोर्ट बाउंड्रीज एंड सब्सिडीज़, इसका भी बहुधा प्रयोग जो है वह सरकार विशिष्ट वस्तुओं पर विद्यमान निर्यात करों में छूट देकर निर्यात को प्रोत्साहन करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको एक्सचेंज कंट्रोल की ये तो तरीके बताए, प्रत्यक्ष तरीका और अप्रत्यक्ष तरीका, और इसमें विविध बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आपको समझाने का प्रयास किया। आप इसे एक बार देखें और बहुत महत्वपूर्ण है, इस संबंधित कोई समस्या हो तो फ़ोन करके पूछें। धन्यवाद। हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही और उपस्थित होंगे। थैंक यू।